दे लेना ना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंपेयर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखा है वो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग का भी ऑर्डर चाहिए और बॉइलिंग का भी ऑर्डर लिखना है, दो ऑर्डर लिखना है, ठीक है। और अपन ने जब लास्ट में मैंने बार बार मेंशन करके बताया था कि बॉइलिंग और एलिवेशन इन बॉइलिंग का ऑर्डर सेम जाता है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग और फ्रीजिंग का ऑर्डर उल्टा जाता है, और वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसका भी उल्टा जाता है, बताया था ना, ठीक है। तो पहला क्या, बॉइलिंग और एलिवेशन इन बॉइलिंग का ऑर्डर सेम ही जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया, और इसको थ्योरेटिकली समझाने की जरूरत तो नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैंने ही मान लिया। चलो पॉइंट 1 मोलर क्या, अच्छा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी बी, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। लेकिन आई हमेशा लिखोगे, चाहे वो दिया हो नहीं दिया हो, पूछ रहा हो नहीं पूछा, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है तुम्हारा। अगर मतलब टूटने वाला नहीं होता है तो आई 1 रख देते हैं, टूटने वाला होता है तो आई की फिर कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले के लिए बाकी सब तो सेम रहेगा ना, चारों के लिए के बी की वैल्यू सेम होगी, चारों की एम सेम दी है तो चारों का एम सेम हो गया, के बी सेम रहता है जो कांस्टेंट है, के बी वाटर के लिए कांस्टेंट है, तो सिर्फ आई की वजह से डेल टी बी की वैल्यू चेंज हो रही है ना, डेल टी बी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, जिसका जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आया सभी को, ठीक है। तो इसका आई की वैल्यू कितनी है, 2, इसके आई की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि बी का 1 और 2 क्लोरीन, 1 पोटेशियम और 1 क्लोरीन, 1 आयरन और 3 क्लोरीन, तो इसके आई की वैल्यू कितनी है 4, इसके कितनी है 2 आयरन और 3 ये, क्योंकि बोला था ना जो नीचे लिखे रहते हैं वो होते हैं, देखो जो नीचे लिखा है 1 लिखा है नीचे, तो 1 + 1 मतलब ये 0 0 हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो इनकी वैल्यू होती है। बी ए के नीचे कितना लिखा है 1, क्लोरीन के नीचे 2, आयरन के नीचे कितना लिखा है 1, क्लोरीन के नीचे 3, आयरन के नीचे 2 और सल्फेट के नीचे 3। समझ गए कि वो कैसे मिली वैल्यूज, ठीक है। तो आई की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग उतना ज्यादा, और बॉइलिंग भी सेम उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो आंसर लिख लो और क्या बस। तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, सेकंड सॉरी, फोर्थ के बाद थर्ड वो है ना, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, और ये ऑर्डर कहाँ का तुम्हारा इन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ही ऑर्डर है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे पानी के अंदर उतना ज्यादा उसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। नॉर्मल पानी 100 पे उबलता है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा डाला तो बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो पार्टिकल पे तो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, क्लियर है। तो वही लिखा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग हो चाहे बॉइलिंग हो ये, और ये देखो यार थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा है, इसीलिए मैं यहाँ वापस से इतना ज्यादा थ्योरी इसको समझा नहीं रहा हूँ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपेयर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, और अपन पढ़ के यहाँ दोनों उल्टे होते हैं, जितना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। मतलब दोनों चीजें इन्वर्स में होती है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, क्या बेटा, हाँ अच्छा लाल नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, हाँ फिर वो ब्लैक से सब है ना, अरे थोड़ा चलो ठीक है, चलो हाँ ये फार्मूला है के एफ इंटू एम। तो मोलैलिटी कुछ भी नहीं दी है तो सभी की सेम, आगे 1 लिखा है तो ये सेम हो गया, के एफ कॉन्स्टेंट है तो वो भी सेम हो गया। तो यहाँ भी डेल टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के, मतलब पार्टिकल पे ही डिपेंड कर रहा है। देखो जितने ज्यादा नंबर, और ये थ्योरी में अपन सीख के आए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल पानी के अंदर डालूंगा वो उतना ही माइनस में टेम्परेचर पे जमेगा। मान लो पानी 0 डिग्री पे पहले जम रहा था, उसके अंदर मैंने 3 पार्टिकल डाले तो हो सकता है थोड़ा सा ही खस के -2 पे जमे, मैंने 10 पार्टिकल डाल दिए तो अब वो -7 पे जम रहा है, मैंने 20 पार्टिकल डाल दिए तो अब हो सकता है वो -15 पे जम रहा हो। तो जितने ज्यादा पार्टिकल डालते जाऊंगा उसका ये 0 से दूर जाते जाएगा, समझ गया ना, जो जमने वाली पॉइंट है। तो 0 और उसके बीच में जितना गैप, उस गैप को ही तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग किसका ज्यादा होगा, जिसके ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे,
ये चीज समझ में आती है? ठीक है, तो इसमें पार्टिकल कितने दिख रहे हैं? ये 4 नहीं बेटा, है ना, ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये 1 और 2, तो इसका आई की वैल्यू है 3। यूरिया की आई की वैल्यू तो 1 है क्योंकि टूटता ही नहीं। AlCl3 की ये और ये 4, इसकी 2। वो पोटेशियम सल्फेट है, सल्फेट एक साथ लिखा हुआ है ना, SO4 लिखते हैं, वो O का अलग मत पढ़ना। ये समझ गए? तो इसका जो ΔTF या क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग की वैल्यू, वो क्या आएगी? 4 फर्स्ट, 2 और 3। ये कहीं की वैल्यू है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग की। समझ में आए? ठीक है, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू देखो, स्केल से समझाता हूं तुम लोगों को। ये 0 है, -1, -2, -5, -15, 20 ले लेता हूं। ये समझ गए? मैं बोल रहा हूं कि किसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, मान लो कोई -20 पे जम रहा है, तो 0 से उसका गैप कितना है? बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ज्यादा है। अगर कोई -1 पे जम रहा है तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कम है, कम डिप्रेस हुआ ना वो, तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कम ही है, इसका डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। ओरिजिनल 0 होना चाहिए था, लेकिन कितना ज्यादा डिप्रेस हो गया? बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, -1 ज्यादा बड़ा फ्रीजिंग पॉइंट है कि -20 ज्यादा बड़ा फ्रीजिंग पॉइंट है? -1, ठीक है। -1 बड़ा होता है कि -20? तो -1 बड़ा पॉइंट है ना, और किसके लिए? फ्रीजिंग के लिए। तो फ्रीजिंग के लिए -1 बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो जितने कम पार्टिकल रहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट तो उतना ज्यादा रहेगा ना। तुम इसको फ्रीजिंग पॉइंट मत समझो, फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये गोला मार करके क्या लिखूंगा? हाई फ्रीजिंग पॉइंट है ये। फ्रीज के लिए तो पॉइंट ज्यादा है ना, और ये क्या है? लो फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ गए चीज? तो अब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू तो कम होगी ना, और जिसमें पार्टिकल का नंबर कम है उसके फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ये चीज समझ गए? तो सबसे कम पार्टिकल का ही में इसमें, तो सबसे कम पार्टिकल है तो थोड़ा सा ही खसकेगा, तो वो हाई फ्रीजिंग पे जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर चाहिए मुझे तो क्या लिखूंगा मैं? 3, 2, 1, 4। ये समझ गए? ये ऑर्डर कहीं का है? समझ गए जिस फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा क्यों आया और डिप्रेशन फ्रीजिंग का ऐसा क्यों आया? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन 2 वर्ड्स में। अपन इसको हाई समझते हैं कि हाई फ्रीजिंग पॉइंट है, -20 मैंने बोला तो तुम सोचोगे हाँ ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो तो हाई फ्रीजिंग, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्लियर है? ये चीज क्लियर है सभी को? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार मार्क किया है। बॉइलिंग का तो फिर भी सोचने में आ जाता है, फ्रीजिंग में कंफ्यूजन होता है अपने को। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई गिवन टेम्परेचर पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर? सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल टू आई से आर टी, मतलब सी आर टी और आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है। तीनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम दिए 1 मोलर, तो ये चीज तो सेम हो गई। आर की वैल्यू फिक्स होती है, हाँ। टेम्परेचर भी फिक्स होता है, ठीक है, बोल दिया उसने सारी चीजें। तो ये फिक्स सिर्फ आई के डायरेक्टली है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आई पे। जिस पे जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। तो इसमें कितने पार्टिकल? 2। इसमें कितने? 3। इसमें 5। समझ गए? तो इसके आई की वैल्यू कितनी है? 5। इसके आई की वैल्यू कितनी है? 3। इसके आई की वैल्यू कितनी है? 2। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा उसमें, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसी का होगा। क्लियर है? ठीक है। इसका आंसर आया बेटा अगले वाले का किसी का? ये चौथा, इधर अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर सेम दिया है और पानी में घोला है, ठीक है। जब भी NaCl को पानी में घोलते हैं तो टूटता है ना, तो ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा। और इसके आई की वैल्यू कितनी होगी? 2।
यूरिया क्या होगा, ना डिसोसिएट ना एसोसिएट, न्यूट्रल पे रहता है और इसके आई की वैल्यू क्या है 1। ये क्या है कार्बन, कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड है ना। और बताया था तुमको कि कोई भी एसिड बेंजीन वाले में एसोसिएट ही करता है, तो ये इसका क्या बनाएगा, एसोसिएट करेगा। और आई की वैल्यू क्या होगी इसकी आधी, क्योंकि एक दिया है ना तो आधा हो जाएगा उसकी वैल्यू, समझ गए। बस अब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT, सी तो सबके कॉमन दिए, पाई इज इक्वल टू ICRT होता है ना, समझ गए जी। कॉन्सेंट्रेशन तीनों के 1 1 1 है, ये फिक्स होता है, टेम्परेचर सेम दे दिया, तो बचा गया सिर्फ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो आई ज्यादा किसका है, इसका। तो फर्स्ट, हाँ अभी हमने जब वो वाला ऑर्डर बोला था आपने गलत बोल दिया, ये बोला था, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि वो बीच में कहीं आ रहा होगा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस चीज का ध्यान रखा था कि एसोसिएट है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए चलो कोई ना, समझ गए। तो ऐसे लिख लेना, डिसोसिएट उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर एसोसिएट, फिर आई की वैल्यू और फिर आंसर। आंसर क्या है 1 2 3, क्लियर है, जिसके पार्टिकल ज्यादा हुआ ज्यादा। अब ये वाला ये लिख लिया ना, ऐसे हाई और लो मिटाऊं ये, है ना। ये बेटा इसका फोटो ले ले जल्दी। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तब तक a 2 molar NaCl solution in water has elevation in boiling point इतना। तो क्वेश्चन कहाँ कौन से फॉर्मूले का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सीधा समझ में आ रहा है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई, हमेशा लिखना, कुछ नहीं होगा तो 1 लिख देंगे बस, फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन आई को भूलना नहीं है, क्लियर है। तो 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन इन वाटर हैव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना, इफ के बी फॉर वाटर इतना दिया है, के बी की वैल्यू दी है, कैलकुलेट आई, आई की वैल्यू पूछी है उसने, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा अल्फा, कैसे करेंगे निकल जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। देखो डेल टी बी मतलब क्या है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग है ना, और एलिवेशन इन बॉइलिंग दिया था मेरे को कितना 1.88 सीधा दिया है उसने, के बी की वैल्यू भी सीधा दी है 0.52, मोलैलिटी भी सीधा दी है 2 मोलर, और आई फाइंड करना है, तो आई क्या होगा 1.88 अपॉन 0.52 इंटू 2, ठीक है। अब इसको राउंड फिगर में बहुत शॉर्ट में उड़ा दूं, 1.8 को 2 ले लिया, 0.5 को 0.5 रखा, 5 2 10, पॉइंट गया तो 1, तो आंसर आया इसका 2, खत्म। क्लियर है, कैसे सॉल्व किया, 1.8 को 2 ले सकता हूँ, 0.52 को सिर्फ 0.5 ही रखा, 0.5 इंटू 2 करूँगा तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 रखा, 2/1 2। ये समझ गया, आई की वैल्यू 2i। अब अगला क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट आई तो हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वो अल्फा से फाइंड करते हैं। अब अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला रटना नहीं है कि अल्फा क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया था NaCl है ना, तो NaCl का में टूटता है Na+ + Cl-, जरा सा टाइम लगेगा इस चीज सॉल्व करने में, ठीक है, बट सॉल्व कर ही लेना। अगर इनिशियल 1 होता तो ये 0 0, ये 1 - अल्फा होगा, तो ये अल्फा अल्फा, ठीक है। तो इसके आई की वैल्यू क्या आती है, ओरिजिनल नीचे लिखते हैं, और इस टाइम पे 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो अल्फा ही बचेगा ना बस, तो ये क्या हो जाएगा 1 - अल्फा, क्या हो गया, अच्छा ये इसमें से जाएगा, अच्छा रुको यार, ये ऐसे लिख लो 2 अल्फा - अल्फा प्लस 1, तो जाएगा अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आई, अल्फा प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी आई थी 2, 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, ये फाइंड की थी 2 है ना ऊपर से, तो अल्फा क्या आ जाएगा 1 इधर पहुंचा दूंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1, इसका मतलब क्या है 100% डिसोसिएट हो रहा होगा, समझ में आया चीज। तो अल्फा भी मिल गया और आई की वैल्यू भी मिल गई,
क्लियर है? अल्फा क्या आया 1 और आई की वैल्यू कितनी आई 2। आई की वैल्यू 2 आई मतलब 2 पार्टिकल, तो मुझे वैसे भी सीधा समझ में आ रहा था कि 2 पार्टिकल अगर बनते हैं तो 100% डिफोशिएशन होगा तभी बन रहा है, ठीक है। और ये मेथड है, क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँ अब, ये रब करके। ये क्या दिया है 1% यूरिया दिया है, 1% NaCl और 1% Na2SO4 दिया है। फॉर 100% डिफोशिएशन इसने दे दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लूं, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई, ठीक है। बेटा इधर R तो फिक्स है, T भी फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है क्या? यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दिए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर कुछ देता तो होता, ये तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना, ये तो परसेंटेज है। 1% का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, ये ठीक है। मोलरिटी है तो 100 ml ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये क्या है इसका भी वही 1 ग्राम इन 100 ml, ये भी कितना दिया 1 ग्राम इन 100 ml, नहीं 1 ग्राम से थोड़ी उसके मॉलिक्यूलर वेट पे भी तो डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है C की मतलब मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में लिखूंगा तो 1000 वरना लीटर ही रहने देता हूँ, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन मास अपन मोलर मास ना, तो पहले वाले के लिए फाइंड करता हूँ 1% यूरिया वाले के लिए, ठीक है। देखो R और T तो कॉमन है तो वो तो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि सबके लिए सेम है, तो बार बार मल्टीप्लाई करके उस चीज को बढ़ाऊं क्यों, मुझे सिर्फ C और I का मल्टीप्लाई करना है हर चीज में। ये समझ में आया? तो मुझे पाई वाले फॉर्मूले में सिर्फ किस और किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, C और I का, बाकी दो तो सेम है सबके लिए। तो 1% यूरिया के लिए पाई कितना आएगा 1 ग्राम अपॉन 60 गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ठीक है। इंटू आई की वैल्यू क्या है यूरिया के लिए 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। सेकंड 1% NaCl, उसके लिए पाई गिवन मास क्या 1 अपॉन NaCl का वो कितना होता है 58.5 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 2। थर्ड वाले के लिए कितना है 1% Na2SO4, हाँ मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं भी लिखोगे वो कट रहा है, लेकिन मोल्स के लिए तुमको फिर पूरा लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ मतलब मोल्स देख कैसे लो, हाँ वो समझ गया मैं कि ये 100 है तो कैंसिल, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपन मोलर मास तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ अरे बट मेरे को एक बार मेरी साइड से तो करना पड़ेगा ना। चलो ये चीज समझ गए, तो इसमें भी क्या करूंगा, इसका गिवन मास कितना है 1 अपॉन मोलर मास कितना आएगा Na2SO4 का निकालना तो पड़ेगा ही ना। 23 32 64 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 13 14 142 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू इसके आई की वैल्यू क्या है 2 और 1 3 तो 3। हाँ चलो तो सुनो, ये तो लिखने का कोई मतलब नहीं है 100,000, वो तो सब में ही है तो सब में ही कटेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है 1/60, ये समझ गए। इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 1/60। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन 58.5। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 अपॉन 142। अब इसको तुमको देखना पड़ेगा कि कितने पे, देखो ये मैं राउंड फिगर में 60 ले लूं, ठीक है। तो 2 बाय अगर ये 60 भी होता तो ये क्या हो जाएगा 1/30, ये समझ में आता है 1/30 हो जाएगा। ये 3 अपॉन 142 है। अब मैं इसको अगर कट करूं 3 1 जा 3, ठीक है जो भी है मैं राउंड फिगर में कट कर रहा हूँ 3 1 जा 3। चलो सुनो, अच्छा 150 मान रहे हो, चलो ठीक है जगह यू कहाँ बची। इसको इधर देखो, ये क्या है 3 अपॉन 142। 142 को अगर 150 मान लेता हूं तो ये 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/50। तो कंपेयर किसको करना है मेरे को, एक का 1/60 है, एक का 1/30 और एक का 1/50 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है
वो वैल्यू छोटी होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ये, फिर ये, फिर ये। तो आंसर क्या आएगा अपना? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर है? तो जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कौन सी चीज सेम है कौन सी है। तो सिर्फ फाइनल वाली चीजों का है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास और आई को इनवर्स में रख के ऐसे कट कर देगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगले लिखूं? मुस्कान फोटो क्लिक कर लो बेटा जल्दी। ये जो है ना उसमें एग्जैक्ट आंसर इन्होंने पूरा सॉल्व करके लिखा है ना, 80% डिफोफिशिएशन के हिसाब से, ठीक है ना। बट वो ऑप्शन के हिसाब से फिर मैच होगा कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, वरना अगर राउंड फिगर करता तो इसकी आई की वैल्यू आएगी 1.8 के अप्रॉक्स में कुछ, है ना। 1.8 आएगी तो 1.8 को मैं यहाँ रखूंगा, 1.8 माइनस 1 तो 0.8, तो डिग्री ऑफ डिफोफिशिएशन 80% आएगा, ठीक है। लेकिन अगर राउंड फिगर में करूँगा तो मतलब मेरे को स्टेप सिखाना था बस, ठीक है। वो ऑप्शन देख के हाँ सही है। फिर देखो ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने, इसमें ये 2 की जगह वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.8, ठीक है, आई की वैल्यू। तो यहाँ से मेरी आई की वैल्यू क्या आएगी? 1.8 अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाओगे, वो फिर तुम ऑप्शन के हिसाब से देख के वेरी करोगे। अगर ऑप्शन पास पास में है तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, बहुत दूर है तो राउंड फिगर में मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? तो 1.8 आएगी। ये वाला मेरा आई का फॉर्मूला आया था ना यहाँ से, और यहाँ पे मैंने जो आई अगर 2 मान के रखा है तो ये किया है। अगर मैं एग्जैक्ट मानूं कि आई 1.8 था तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1.8 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.8 माइनस 1, तो अल्फा कितना आएगा? 0.8। इसका मतलब क्या हुआ? 80% डिफोशिएट हुआ होगा, 80% डिफोशिएशन। समझ गए? तो क्वेश्चन में पूछता है ना कितना % डिफोशिएशन हुआ होगा, तो इसको एग्जैक्ट में ही करना, ताकि क्योंकि 0.2 भी तुम्हारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, है ना। अपन ने यहाँ सिर्फ थोड़ी सी गड़बड़ की थी और 100 हो गया था ना, तो इसीलिए एग्जैक्ट करना परसेंटेज डिफोशिएशन के क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इधर देखो दिया गया है, आराम से पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। M/10 सॉल्यूशन, बात है नहीं फर्स्ट बेंच। M/10 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोफाइनाइट। तो अब से एक नया फॉर्मूला याद कर लेना पोटेशियम फेरोफाइनाइट का, ठीक है। पहले भी बहुत जगह आ चुका है इनऑर्गेनिक में। K4FeCN6 होता है पोटेशियम फेरोफाइनाइट, याद होना चाहिए, ठीक है। तो M/10 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोफाइनाइट इज 50% डिफोशिएटेड। तो डिग्री ऑफ डिफोशिएशन भी दिया है ना, कितना? 50%, ठीक है। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया। पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो चीज पूछी होती है पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं अपन, ये समझ में आ रहा है ना। पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई, पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि डिग्री ऑफ डिफोशिएशन दिया है तो आई वाला मेंशन करना ही पड़ेगा, नहीं होता 100% होता तो I1 रखता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ये है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट ये करना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है ना, M/10 मोलर। M/10 मतलब 1/10 दिया है ना। आर की वैल्यू दी है क्या? कुछ नहीं दिए तो मेरे को रखनी पड़ेगी ना। और क्या रखूंगा? पक्का? क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब ATM, तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में 27 को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो ये 300 किया है इंटू, अब आई की वैल्यू क्या रखूं? 5 रख दूं? शाबाश। देखो 4 ये हो जाए 5। अगर 100% डिफोशिएट होता तो 5 रखता, उसने सिर्फ 50 रखा है। तो या तो डायरेक्टली रख लो कि अगर 100% डिसोसिएट होता तो कितने आता 5, और 50% है तो 2.5। लेकिन मैं अपन इसको एक बार सॉल्व करके कर देते हैं, क्योंकि जहां अगर मान लो उसने दे दिया 37% डिसोसिएट, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये वाली चीज जो तुम बोल रहे हो ना 100 से इतना, तो इतने में इतना, हमेशा ये नहीं होगा। उस दिन अपन ने एक करके देखा था तो कुछ गड़बड़ जा रहा था पॉइंट में, ठीक है, इसीलिए। अब इसको मेरे को लिखना है K4, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ ताकि आई की वैल्यू रख के मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो वो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को एक इक्वेशन बनानी है, K4FeCN6। ये टूटेगा काई में 4K प्लस प्लस FeCN6
माइनस क्या, माइनस -4 आएगा ना, ठीक है। ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, क्लियर है। अगर ये स्टार्टिंग में 1 होता, बेटा बातें नहीं करो कोई भी, वीडियोस में है ना, पता है बहुत ज्यादा आवाज तो बहुत बार तुम्हारी आती है, मुझसे ज्यादा, पूरी बिगाड़ देते हो उनको। चलो 1, ये 0 0, 1 माइनस अल्फा, समझ गए चीज। 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा 4 अल्फा, ये कितना बनेगा अल्फा, क्लियर है। इतना है समझ में। तो आई की वैल्यू ओरिजिनल नीचे लिखते हैं, उसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। इसको सॉल्व करूँगा तो 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा होगा, 5 अल्फा में से एक अल्फा माइनस होगा तो 4 अल्फा, तो 4 अल्फा प्लस 1 बचेगा वो, समझ में आ गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 अल्फा प्लस 1। अब उसने कुछ दिया था ना क्वेश्चन में 50% डिसोसिएटेड, तो अल्फा दिया कितना है उसने 50%। मैंने बोला था या तो अल्फा डायरेक्ट देगा बिना परसेंट के, और परसेंट में देगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अल्फा क्या होगा 50/100, 0 से 0 और ये 0.5। तो अल्फा की वैल्यू अब मैं इसमें रखूं तो 4 इंटू 0.5 प्लस 1, तो ये क्या जाए 5 4 20/2, 2 कट जाएगा तो ये क्या आएगा 3। समझ में आया ना कैसे किया, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पे मेरे को आई की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। ये जो समझ गए, डायरेक्ट अगर तुम रखते तो 4 और 1 5 रख देते ना, ठीक है। या फिर तुम अगर ये बोल रहे थे कि 100% एसोसिएट होता, मतलब डिसोसिएट होता, तो कितना आना चाहिए था 5, तो 50% पे कितना आना चाहिए 2.5 आना चाहिए, मतलब तो गलत हो गया ना। तो ये चीज समझ गए, इसीलिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, ये चीज गलत हो जाएगी कि 100 में 5 था तो 50 में 2.5। अच्छा अल्फा के लिए कर रहे थे, ठीक है, बट यहाँ कभी मत करना है दिमाग, ठीक है, कि जल्दी आंसर आ जाएंगे, यहाँ ये गलती मत करना, ठीक है ना। हाँ वो ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग कभी भी बाद में ये चीज मत करना कि अपना दिमाग लगा के सोच लो कि इतने में इतना, तो आधे में आधे ही हो रहा होगा, देख लिया ना आधे में आधा नहीं हो रहा है, गलत जा रहा है ये, हाँ पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा वो, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पक्का 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 0.0821, कर लोगे सॉल्व। 90 इंटू 0.1 कर लूँ सीधा कि, हाँ मल्टीप्लाई करके बता दो यार हम लोग को। ये ठीक है, तो ये आएगा अपना एटीएम में आंसर, समझ गए, ठीक है। इसको पूरा डिवाइड कर लोगे, पॉइंट हटा के 9 को 821 से मल्टीप्लाई कर देना और पॉइंट शिफ्ट कर लेना, क्लियर है। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल गया। अगला क्वेश्चन करूं, ये वाला बेटा, ये वाला क्वेश्चन करता हूं अगला, है ना, जल्दी। अब सॉल्यूट ए क्या दिया है, ए सॉल्यूट है जो कि क्या हो रहा है टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब 4 में बताया था ना अभी, ठीक है। इन वाटर अप टू 80%, 100 भी नहीं, कितना हो रहा है 80%, तो अल्फा भी दिया है 80%, ठीक है। इतना ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम वाटर प्रोड्यूसेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट इतना, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला तो फॉर्मूला भी उसी का लग रहा होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे को क्या लिखना है, डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, समझ में आया इतना। डेल टी एफ चेंज इन कुछ दिया है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 0.3, के एफ की वैल्यू दी है 1.86, मोलेलिटी नहीं दी है ना, लेकिन उसके लिए डाटा तो दिया है। मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास तो पता करना है, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, लेकिन इसमें क्या है इन वाटर, हाँ 100 ग्राम वाटर तो सॉल्वेंट का ही है, सॉल्यूशन का तो दिया नहीं है, तो अपॉन 100 इंटू
1000 इंटू आई की वैल्यू रखनी है। आई की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी आई की वैल्यू, यहाँ से ऐसे नहीं पता कर पाओगे। देखो अगर तुमने ये भी सोच लिया कि चलो ए टेट्रामराइज होके ये हो रहा है तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब 1/4। नहीं, 80% ही वो हो रहा है तो तुमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। हाँ क्या, अच्छा यहीं से तुम जो बता रहे थे वो यही बता रहे थे। चलो ठीक है, तो मुझे आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब लिखना पड़ेगा ना। तो उसने क्या दिया था 4a, टेट्रामराइज होके क्या बना रहा है, टेट्रामराइज बोल दिया मतलब 4 लग ही रहे होंगे। तो इनिशियल अगर 1 होता तो 0, 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा अल्फा बाय 4। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में तो स्टार्टिंग में 1 था तो 1 रखा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4, यही आई की वैल्यू है। अल्फा दिया कितना है 80%, 80% दिया मतलब 80/100 तो 0.8। अल्फा कितना दिया 80%, इसका मतलब क्या है 80/100 मतलब 0.8। तो इसमें रख दूं मैं वैल्यूज, 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 डिवाइड विथ 4 0.2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 0, अच्छा है तो फिर क्लियर करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.8 प्लस 0.2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6 माइनस में जाएगा ना, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो कितना आएगा 0.2, 0.2 प्लस 0.2 0.4, ठीक है। तो आई की वैल्यू आई ने, ठीक है। ये क्या है मेरी आई की वैल्यू, क्या हो गया आई की वैल्यू आ गई कितनी 0.4, ठीक है। और पता भी है अपनों को कि 1 से कम ही आती है जब भी ऐसे एसोसिएट होता है, तो 0.4 आई। तो आई की वैल्यू क्या रखूँगा मैं यहाँ पे 0.4, ये समझ गए। कहाँ से आई है, ये यहाँ से सॉल्व होके फिर यहाँ रखा है, ऐसा नहीं कि वहाँ डायरेक्ट रख दिया है मैंने। क्लियर है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था 0.4। चलो अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ ना, 1 2 कट गए, ये यहाँ से पॉइंट नीचे अगर हटाता हूँ तो 1 0 और, समझ गए, ठीक है। तो बोल रहा हूँ 0.3, रुको ये उधर जाएगा, x उधर जाएगा है ना, तो क्या आएगा 1.86 इंटू 25 इंटू 0.4 डिवाइड विथ 0.3, 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये 100 से ये दोनों पॉइंट हटा दिए, ठीक है। ये पॉइंट नीचे का रखा था तो इसको 10 ही रखा, इसको 200 कर लूं, सिंपल पड़ेगा यार, कट रहा है, ठीक है। ये सही है, कट गया, तो 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2, मतलब 52 ग्राम। क्लियर है। तो अपनों को वेट निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। समझ में आ गया सभी को है कैसे किया है। तो जो भी तुमसे पूछ रहा है उस चीज़ का फॉर्मूला लिखो, और उसके बाद या तो अल्फा और आई का कुछ कुछ रिलेशन दे रहा होगा, उसके हिसाब से पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पोर्शन इधर कितना का है, ये है ना, समझ गए। ये इधर का है, ये ऐसा है ना, मतलब एरिया अपना अपना है। क्लियर है, लिख लो बेटा, इसको फोटो क्लिक करो। अब 6 क्वेश्चन और हैं, है ना, तुमको जाना है चले जाओ, बाकी लोग सॉल्व करो। नहीं 80% ही आ रहा है। तो बुक ने राउंड फिगर किया होगा, ठीक है। मैंने कंफ्यूजन लिख रखा है उस पर। देखो T 0.68 रखा, KF 1.86 रखा, M 0.2 रखा, I की वैल्यू है 1.83, 1.83 आएगी, तो इसीलिए फिर तुमने राउंड फिगर किया, ये बोलो ना।
इस वाले का आंसर है 2.6 किसका? हाँ और लास्ट वाले का आंसर है 0.49 49%, 49%। हाँ हाँ चलो बेटा शांत, आवाज नहीं अब, सारे इधर बेटा आवाज मत करो। ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, इसके बाद होगा तो एक दो और ढूंढ लूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं है। क्लियर है? चलो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है तुम लोगों को ये सिखाने के लिए कि फॉर्मूला लग कहाँ रहा है और कैसे लग रहा है। ठीक है, चलो करें अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना। इतना मोलर सॉल्यूशन, मोलर का मतलब क्या होता है? मोलरिटी दी है। मोलर का मतलब क्या है? मोलरिटी, या फिर सी लिखता है वो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया है अल्फा, टेम्परेचर दिया और पूछा गया है हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक ही तो फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई। इतना समझ में आता है सभी को? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.002, आर की वैल्यू क्या रखूँगा 0.0821 क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है 27, इसको केल्विन में करूँगा तो 300 केल्विन, तो इंटू 300 इंटू आई फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि NaCl का 2 तो रखोगे नहीं। अगर अल्फा 100 देता तो 2 रखते हैं, समझ में आया ना, कि पूरा टूटता तो मुझे पता है कि NaCl 2 में पूरा टूटता है, लेकिन यहाँ 2 तो नहीं रखूँगा ना। कुछ दिया उसने 90% डिसोसिएट हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो NaCl का मुझे पता है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या होती है? नीचे 1 लिखते हैं ओरिजिनल, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया तो बचा क्या 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आई मेरी 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा दिया गया उसने कितना 90%, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 90/100, समझ में आना है, तो 0.9। क्लियर है? ये ज़्यादा स्पीड से तो नहीं कराना ना भाई, वही चीज़ें बार बार आ रही है इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या आया 1 प्लस 0.9, तो क्या आ जाएगा 1.9। इसको राउंड फिगर में मत करना, क्योंकि अल्फा वाली चीज़ें कभी भी राउंड फिगर में करोगे तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, तो अब वैल्यू क्या है मेरी आई की 1.9 आई ना। ठीक है, अब इसको जब पूरा सॉल्व करूँगा ना मल्टीप्लाई करके, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 0.09 बार, वही काय में भी लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन में, उसी को एक ही बात है। ठीक है, ये समझ गए कैसे किया सॉल्व। अगला क्वेश्चन करवाऊं। इतना मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl, मोलल मतलब क्या होता है? मोलैलिटी है ना, मोलर मतलब मोलरिटी, और मोलल बोल दिया तो स्मॉल m है ना, मोलैलिटी ऑफ KCl फ्रीजेस एट इतना, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, लेकिन मुझे पता है 0 में मान रहा हूं तो गैप ही होगा, तो सिर्फ माइनस को साइन ही हटाना होता है मुझे, क्योंकि 0 माइनस माइनस इतना करूँगा तो प्लस जाएगा, वो बता रखा है ना, सिर्फ गैप लेना है अपने को। तो इफ Kf फॉर वाटर इज इतना दिया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो फ्रीजिंग का दिया है तो कुछ फ्रीजिंग का ही फॉर्मूला लग रहा होगा, डेल TF इजिकल टू KF इंटू M इंटू आई। आई को हमेशा लिखोगे। क्लियर है? चेंज कितना दिया है? नहीं दिया ना, उसने तो एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट दिया कि इतने पे, तो 0 से इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, बस प्लस में इतना डिफरेंस होगा, तो क्या होगा 0.68, बस प्लस का। KF की वैल्यू कितनी दी है 1.86, मोलैलिटी कितनी दी है 0.2, आई की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ठीक है, अब आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड, इफ KF डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, मतलब अल्फा पूछा है, तो यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड होगी 0.68 अपॉन 1.86 इंटू 0.2 इजिकल टू आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1.8, पक्का? हाँ मैंने बता दिया ना। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये देखो, अगर आई पूछ रहा मतलब निकालना होता तो अल्फा दे के रखता, अल्फा पूछ रहा है तो आई दे के रखना पड़ेगा, आई और अल्फा में से कुछ एक तो उसको मस्ट देना, दोनों ही नहीं देगा तो अपन कैसे क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, समझ गए? तो आई की वैल्यू मिल गई। अब KCl के लिए मुझे सारी चीज़ें पता है ना, K प्लस प्लस Cl माइनस होगा,
तो 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या आएगी अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या आती है 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या होगा आई माइनस 1, समझ में? तो अल्फा क्या हो जाएगा 1.83 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0.83 अल्फा की वैल्यू आई है। लेकिन यही अल्फा अगर मेरे को परसेंटेज में चाहिए तो भाई इंटू 100 कर दूंगा, क्योंकि देखो अगर परसेंटेज में देता हो नॉर्मल करना होता तो डिवाइड विथ 100, और उसी में वापस 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम चीज आ जाएगी ना। तो इसको परसेंटेज में करना है तो क्या आ जाएगा 83% डिसोसिएशन। समझ में ना कैसे लिखा है सभी को? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अल्फा मान लो उसने दिया होता 80%, तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता मैं 80/100, तो ये कितना आता 0.8। अब उसने पहले से 0.8 दिया है तो उसको नॉर्मल में करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे को 100 का मल्टीप्लाई, तो नीचे ये 0 जाता 0 0, तो 80%। जब भी किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो परसेंट का 100 लिखते हैं ना, अगर पीछे परसेंटेज सिंबल लगाना पड़ेगा तो उसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो वही किया है। क्लियर है? सेकंड का आंसर आया 83%। ये वाला करें आप? ठीक है चलो। वेंटो फैक्टर फॉर HgCl2 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी, क्या पूछा है इसने? आई। वेंटो फैक्टर मतलब आई पूछा है ना, ठीक है। और इफ 80% आयनाइज्ड और अल्फा दिया है तो सीधा आई और अल्फा तो रिएक्शन लिख दूंगा ना मैं, HgCl2 का आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। अच्छा ये तो मैं ऐसे रैंडमली कुछ एग्जांपल लेके बताया हूँ कि 8.3 से ये कैसा आ गया। ऐसा किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये बस। ठीक है, ये देखो आई पूछा है ना बेटा उसने, तो मेरे को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी Hg2Cl2 की। तुमने मिस्टेक यहीं कर दी होगी, रिएक्शन नहीं बनी होगी, पता तुमने क्या किया होगा 2 है तो 2Hg प्लस 2Cl माइनस, है ना, ये गलत जा रहा होगा। ओरिजिनल रिएक्शन क्या जाएगी वो लिखो, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना। Hg2Cl2 जो है वो बनता है हमेशा Hg प्लस 2Cl माइनस। तुम खुद सोच के देखो ना, यहाँ कितना नेगेटिव है 2, यहाँ कितने प्लस हो गए 4, सॉरी Hg हाँ 2 है, लेकिन वो रिएक्शन स्टेबल में नहीं रहती, ये वाली रहती है इसकी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि Hg प्लस 2 के फॉर्म में कंपेरेटिव ज़्यादा स्टेबल है बजाय +1, क्योंकि उसके F के दोनों निकल जाएंगे तो D के बचेंगे बस, समझ गए? तो Hg प्लस 2 में रहना पसंद करता है, तो ये वाली इक्वेशन सही है ना? क्या? हाँ याद है एक अपन पोलराइजेशन में भी Hg2Cl2 वाला एक क्वेश्चन आया था, नहीं याद? स्यूडो कुछ याद आया? पोलराइजेशन जब पढ़ रहे थे फाजान्स रूल, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, Hg2Cl2 वहां भी आया था। थोड़ा दिमाग लगाना मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना मिल जाएगा तुम लोगों को वहां पे, ठीक है। इधर ये वाली इक्वेशन याद कर लेना आप, जब भी Hg2Cl2 आएगा कैसे टूटता है, Hg प्लस 2Cl माइनस में। या फिर अगर तुमसे पूछ लो Hg प्लस ज्यादा स्टेबल है कि +2, तो +2 ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए। क्लियर है? बातें नहीं करो। अब इसको लिख लूं मैं 1 0 0 1 माइनस अल्फा और 2 अल्फा, तो अब इसके आई की वैल्यू क्या आएगी अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, फिर क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू आई। अब अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 80% दी है ना, तो समझ गए ना, मैं करूँ तो नहीं इसको, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 0.8, सीधा लिख दिया मैंने, है ना, तो 2 इंटू 0.8 प्लस 1, तो 8 to the 16 तो क्या 1.6 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2.6, ये आएगी तुम्हारी आई की वैल्यू। ठीक है, समझ गए? कैसे करोगे? तो या तो आई दे के रखेगा या अल्फा दे के रखेगा, हमेशा दोनों कभी भी गायब नहीं कर सकता हो। और कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे समझ गए?
अपन ने ऐसे क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें आई दिया हो और अल्फा पूछा हो, ऐसे भी देख लिया जिसमें अल्फा दिया हो आई पूछा हो, और दोनों में से कुछ एक दिया और ऑस्मोटिक का फॉर्मूला दिया है साथ में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग का दे, एलिवेशन इन बॉइलिंग का दे, किसी का भी दे। क्लियर है? ये एक और क्वेश्चन कर ले लास्ट वाला, ठीक है। समझ गया ना, टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए तुमको, और जो स्टेप्स है उनके हिसाब से चलना, फालतू अपना दिमाग मत लगाना। ये वाला करते हैं ना सारे इधर बेटा। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया बेटा, इधर फर्स्ट बेंच नहीं समझ में आएगा बाद में क्वेश्चन, याद रखना। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है, तो मोलरिटी दे रखी है ऑफ MgCl2 एट इतना केल्विन इज ये, तो ये क्या दिया है, ये वैल्यू क्या दी है, यूनिट से पता करोगे क्योंकि उसने लिख के नहीं दिया है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स जो भी है एट इतना इज ये, तो ये क्या यूनिट से ही पता करूँगा ना। स्टार्टिंग में तो अगर वो क्वेश्चन ये लिख के देता कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ये इज ये, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, लेकिन उसने वो वर्ड गायब कर दिया है, ये नहीं दिया है कि क्या लिखा है, तो मैं कहीं से पता करूँगा इसकी यूनिट से। यूनिट ATM दिए मतलब क्या होगा, है ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा ना, पाई की वैल्यू दी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये इसमें हिंट थी, बाकी तो फिर कर ही लोगे तुम, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ दिस सॉल्ट, और पूछा गया परसेंटेज आयनाइजेशन पूछा है मतलब अल्फा पूछा है, परसेंटेज मतलब अल्फा पूछा होगा ना, ठीक है। तो ऑस्मोटिक वाला दिया है तो ऑस्मोटिक का फॉर्मूला रख दूं, पाई CRT इंटू आई, पाई की वैल्यू कितनी दी है 4.92, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, मोलरिटी दी है ना 0.1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन, डायरेक्ट केल्विन में ही दिया है, इनटू आई, तो यहां से सॉल्व हो जाएगा 4.92 के अपॉन में कर देना है सारी चीजें, 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300 इज इक्वल टू आई। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, पूरा कट पिट के सॉल्व करना, ठीक है। आई की वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.99, ठीक है। सॉल्व करोगे बेटा इसको पूरा 1.99 आएगी, खुद से सॉल्व कर लेना यार, मैं यहाँ से जीरो इतना सारा कैलकुलेशन करूँगा कोई मतलब नहीं है। आई की वैल्यू आ गई, मुझे पूछा क्या था उसने, अल्फा पूछा था ना, और MgCl2 दिया है, तो मैं इक्वेशन लिख लूँ, MgCl2 की इक्वेशन क्या बनेगी, Mg + 2 Cl माइनस। तो देखो अब मैं थोड़ी चीज़ों को ना डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बार बार इतना नहीं लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, सीधा अपॉन में तो 1 रखा था तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका 1 माइनस अल्फा लिखा था एक तो, ठीक है, इसका अल्फा डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका 2 अल्फा डायरेक्ट लिखता हूँ, क्लियर है। तो मैं बार बार 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा फिर उसके अपॉन में मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना, आई की वैल्यू क्या आएगी, इसका 1 माइनस अल्फा ही लिखूंगा, इसका अल्फा ही लिखूंगा, इसका 2 अल्फा लिखूंगा, और तीनों को सम ही तो करता हूँ, और नीचे ओरिजिनल हमेशा मैंने बोला कि 1 रख के ही करना है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधा लिख सकता हूँ ना। तो अब जब तुम भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ना, बिना रिएक्शन को भी तोड़े। रिएक्शन नहीं भी तोड़ोगे तो मुझे दिमाग में पता है कि Mg + 2 Cl माइनस ही होता है, तो मैं उसके हिसाब से लिख दूंगा तीनों की, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे अल्फा मुझे फाइंड करना है, ठीक है, अल्फा फाइंड करना है, तो मैं इसको थोड़ा सम अप कर लूँ कि 1 अल्फा ले आऊँ, कर लोगे। 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा 3 अल्फा, 3 अल्फा माइनस अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, तो ये क्या बचेगा मेरा 2 अल्फा + 1, तो आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 अल्फा + 1 इज इक्वल टू आई। ये समझ में आया। आई की वैल्यू आई कितनी थी 1.99, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.99 माइनस 1, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा तो ये क्या जाएगा 0.99 2 अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 0.99/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, कट करूँगा तो 0.4492, ठीक है। अल्फा अगर पॉइंट में इतना आ रहा है, ठीक है, ये 0.49 तक ही रहने दो यार, वो परसेंटेज करना है मुझे, ठीक है। 49.5 हो जाता हो वैसे भी, बट इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो परसेंटेज में करना होगा तो क्या हो जाएगा
49%। और यही तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जो भी आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन जो भी दिया है। क्लियर है? समझ गए क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैं देख लेता हूँ एक दो क्वेश्चन और अगर मिल रहे होंगे तो करवाता हूँ, है ना। चलो सभी इधर बेटा, सारे इधर ध्यान दे लो। ये लास्ट के दो क्वेश्चन और करने अपने को, ठीक है, फिर फ्री हो जाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक का नहीं है बट इस चैप्टर का है। आवाज नहीं करो यार, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब अपन ने पढ़ी थी तो मैंने बताया था पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे कि इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। बस वही वाला क्वेश्चन है। पेरोक्साइड आ गया ना, तो इसके फॉर्मूले अलग ही है, सीधा याद करने को बोला था। समझ में आता है? चलो तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 15 वॉल्यूम सैंपल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू। सारे आंसर काय में दिए? नॉर्मेलिटी में। तो मेरे को पेरोक्साइड का नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा ना। और पेरोक्साइड का नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था, याद है? N इज इक्वल टू V अपॉन या X अपॉन 5.6, ये लिखा था अपन ने, ठीक है। और X लिखा था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, या V लिखा था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। इस X का मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो भी दियो। तो इसने बोला ना 15 वॉल्यूम, तो ये क्या दिया है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। या फिर इसका मतलब था कि इतना O2 लग रहा है, अपन ने लिखा था कि जो भी वो लिखता है उतना O2 लगेगा इसके 1 मोल को वो करने में, ऑक्सीडाइज है जो भी था 15 मोल वाला। क्लियर है? तो या फिर इसका एक ये भी लिखवाया था मैंने कि V इज इक्वल टू 5.6 इंटू N। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के नॉर्मेलिटी से देखूंगा तो इतना टाइम्स नॉर्मेलिटी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो बस मुझे फाइंड क्या करना है यार, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 15 वॉल्यूम दिया है ना, 15 अपॉन 5.6। तो आंसर कितना आएगा? डिवाइड करो 2.6 नॉर्मल। क्लियर है? हाँ मतलब ऑप्शन, अच्छा हाँ दिया है क्या? हाँ ठीक है। तो अपने को ये जो फॉर्मूलेज लिखवाए थे ना मैंने, वो एग्जैक्ट याद कर लेना। अगर वो मोलैरिटी का पूछता तो भी निकाल लेते, परसेंट स्ट्रेंथ का पूछता तो उसका भी फॉर्मूला लिखवाया है। तो अगर इसके आते तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, वरना सॉल्व करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी मेथड जाएगी। क्लियर है? चलो अभी जो पढ़ा है उसका एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फ्री है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करूं। अब 5% सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेवलप्स इतना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ही फॉर्मूला लग रहा होगा, मतलब पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछा है उसने, ठीक है। तो आई मतलब पता करना पड़ेगा और फिर अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 5 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 100 ml सॉल्यूशन, यही है ना। 5% सॉल्यूशन का मतलब ये परसेंट सॉल्यूशन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलो अब अपन लिखते हैं पाई की वैल्यू कितनी दी है? 15। पाई इज इक्वल टू CRT आई से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या? नहीं दिया ना डायरेक्ट, लेकिन कितना परसेंट है उससे निकाल सकता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का? 111 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000, 100 मतलब इंटू 1000 क्योंकि ml में तो लीटर में हो गया, ठीक है। इंटू आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है? 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन इंटू आई, ये तो फाइंड करना है, ठीक है। 2 0 कट गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है? 15 इंटू 111, क्योंकि ये नीचे आएगा 111, ये इधर चले जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, ठीक है। अब ये तीनों चीजें भी नीचे आएगी ना ऐसी कैसी, तो ये नीचे आएगी कितनी? 10 इंटू 0.0821 इंटू 273 इज इक्वल टू आई। ये जो समझ गए? इस पूरे को जब कैलकुलेट करोगे तुम खुद से 505, 5 3 से 15, 333 हो जाएगा। और नीचे भी ये सारी चीजें सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा राउंड फिगर में सॉल्व कर लोगे। बहुत राउंड फिगर में अगर मैं बोलूँ सॉल्व करने को, इसको 300 रख लेना, पता चले जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि 311 को भी 300 रख लूंगा मैं, वो परसेंटेज फिर बहुत गड़बड़ जाएगा, पता है, क्योंकि एक भी पॉइंट शिफ्ट होता है। 0.1 का 0.2 भी हुआ तो चलो सुनो, अगर 0.1 होता तो 10%, मतलब 0.2 तो 20%,
तो पॉइंट शिफ्ट, एक पॉइंट भी शिफ्ट करने पे परसेंटेज 10 से बढ़ जाएगा अपना। तो इसको पॉइंट में करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा फिर, पता है, क्योंकि अगर राउंड फिगर में करना हो तो मैं इसको 300, इसको 300, 300 से 300 काट देता, यही बचता मेरे पास बस। समझ गया ना? तो इसको प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेट करके तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, ये अपनी आई की वैल्यू आएगी बेटा कैलकुलेट करके, है ना? कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से करो, खुद से सॉल्व करना, यही आएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू मिल गई। मुझे पूछा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और किसका? कैल्शियम क्लोराइड का है ना, तो मुझे पता है कैल्शियम +2 Cl-। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ 100, ठीक है, मैं सीधा आई की वैल्यू लिखना शुरू करूँ। देखो इससे आई की वैल्यू क्या लिखूँ? यहाँ 1 - अल्फा होता है, तो 1 - अल्फा प्लस इसका एक अल्फा होगा, प्लस इसके कितना अल्फा होंगे? 2, तो सीधा 2 अल्फा। तो 2 अल्फा और 1 अल्फा 3 अल्फा, 3 में से 1 अल्फा गायब करो तो 2 अल्फा, तो 2 अल्फा + 1 आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू तो मुझे पता है, तो इसी चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ कि i = 2 अल्फा + 1। आई की वैल्यू कितनी आई? 1.486 = 2 अल्फा + 1, तो 1.486 - 1 = 2 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.486 = 2 अल्फा। अल्फा से जब मतलब डिवाइड विद 2 कर दूंगा तो आ जाएगा ना आंसर, 2 × 4, 2 × 4 = 2, 3 × 6। ये इसको जब परसेंटेज में करूँगा तो इंटू 100 करता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 24.3%। समझ गए? ठीक है, तो ये मेरा फाइनली आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखते हैं मैं, हाँ मतलब कैलकुलेट करके मैं कॉपी में बता दूंगा। ये प्रोसीजर समझ में आया ना? ठीक है, सारे इधर बैठा है ना, इधर ध्यान दे लो अच्छे से। ठीक है, देखो सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन या अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी अपन ने कॉपीज में क्वेश्चन किए ना, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहले क्या करोगे तुम? कॉपी के क्वेश्चन करना सीखोगे। कॉपी के क्वेश्चन अगर तुमको एक बार आ गए तो तुम बुक के कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। फिर अगर बुक उठा लोगे जाके बिना कॉपी के क्वेश्चन खुद से किए तो फिर दिक्कत आएगी। पहले कॉपी के क्वेश्चन आने चाहिए सारे, उसके बाद बुक का क्वेश्चन करना, तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितनी वैरायटी हो सकती थी ना सारी करवाई है। एलएन के मॉड्यूल से उठाए, जीआरबी से उठाए क्वेश्चन, और कुछ टीचर्स के लेक्चर से उठाए, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, यहीं पे एंड होता है ना। सारे टॉपिक्स कवर्ड है। हाँ, ये फॉर्मूले कुछ 3 अपने कॉपी में ऐड कर लेना। पाई = ICRT हो तो वह एक्सपेरिमेंटल है, सिर्फ CRT हो तो नॉर्मल है, और नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल में रिलेशन पूछा हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट = I × नॉर्मल। नॉर्मल में I का मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्सपेरिमेंटल आता है ना, तो बस वही लिखा है। तो इस रिलेशन को भी एक लिख लेना। सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर्ड है इसके बाद। क्लियर है सभी को? चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और अगला जो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्या होगा? रेडॉक्स, और रेडॉक्स के बाद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि जब तुमको रेडॉक्स आता होगा तब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आराम से कर लोगे। क्लियर है? चलो थैंक यू सो मच।